इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो सेकंड टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल इनसाइड पोलन सैक। जो पोलन सैक है उसके अंदर ये होगा। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगी और मियोसिस डिवीजन में ये जो डिप्लॉयड पोलन मदर सेल है और माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं वो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर में डेवलप होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो टेपेटम का जो लेयर है वो प्रोवाइड करती है। जैसे इसके लिए एंजाइम्स, इसके लिए हार्मोन्स, इसके लिए अमीनो एसिड जो हैं वो सभी उस द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अब प्रोसेस देखते हैं डिटेल में क्या होता है, कैसे होता है। जो एंथर है उसके अंदर लॉब है और उसमें चैम्बर्स हैं, पोलन चैम्बर्स या माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बाहर तो वॉल है और अंदर है स्पोरोजीनस टिश्यू। जो स्पोरोजीनस टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, उसमें हर सेल जो होता है वो कॉम्पिटेंट होता है टू फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। हर एक सेल के अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन सारे सेल से माइक्रोस्पोर नहीं बनते। कुछ सेल जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, और उनके अंदर डिवीजन होती है। कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस डिवीजन होगी, और मियोसिस डिवीजन से पोलन मदर सेल और माइक्रो मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉयड होंगे। ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड होंगे। देखिए ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगी, ये 2 सेल बन गई। अब इसमें यहाँ पर मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगी, तो अब देखिए 1, 2, 3 और ये 4 सेल इसके अंदर बन गए। अब ये 4 सेल का जो ग्रुप है, जो समूह है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये 4 का ग्रुप है। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो इस तरह के अरेंजमेंट में भी हो सकता है जिसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल हो, यानी माइक्रोस्पोर के जो टेट्राड हैं, 4 जो माइक्रोस्पोर बने हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। टेट्राहेड्रली अरेंज हो सकते हैं, जैसे ये है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, या वो आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट में हो सकते हैं, जैसे ये आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट है, या इनका अरेंजमेंट लीनियर हो सकता है। देखो लीनियरली अरेंज्ड 4 माइक्रोस्पोर, और ये टी शेप्ड, ये देखिए 2 ये और 2 ये हो गए, तो ये टी शेप्ड अरेंजमेंट है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहाँ होता है? इनसाइड पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जब ये बनते हैं माइक्रोस्पोर, उसके बाद जब ये मैच्योर होते हैं उसके बाद क्या होता है, जो एंथर है उसका डीआइसेंस होता है। जब डीआइसेंस होगा तो जो एंथर है वो ब्रेस्ट हो जाएगा और उससे वो पोलन या माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये किस तरह से होता है? जब पोलन सैक मैच्योर हो जाते हैं, जब पोलन सैक मैच्योर हो जाते हैं, नॉर्मली एक एंथर के अंदर 4 पोलन सैक होते हैं। जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो इनके जो पोलन ग्रेन है वो उस समय ड्राई होते हैं और पाउडर के फॉर्म में होते हैं, पाउडरी होते हैं। अब इसी स्टेज पर एंथर जो है वो ड्राई अप हो जाता है। जब एंथर ड्राई अप हो जाता है तो जो एक स्टीराइल पार्टीशन है बिटवीन द 2 पोलन सैक ऑफ एन एंथर लोब, एंथर के 2 लोब हैं, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, इस लोब में भी 2 पोलन सैक है। अब इनके बीच की जो पार्टीशन है वो डिजोल्व हो जाती है, इनके बीच की भी डिजोल्व हो जाती है। तो क्या होता है, मैच्योर जो आपका एंथर है उसके अंदर सिर्फ 2 लोब बचते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पार्टीशन था वो डिजोल्व हो गया, ये पार्टीशन डिजोल्व हो गया तो ये 2 लोब रह गए, एक ये लोब एक ये लोब। तो मैच्योर जो एंथर होगा उसके अंदर 2 लोब होते हैं, और फिर जो एंथर की वॉल है अल्टीमेटली एट द पोजीशन ऑफ स्टोमियम वो ब्रेस्ट हो जाती है और इस तरह से
माइक्रोस्पोर और एंथर जो है वो रिलीज होते हैं। जो पोलन ग्रेन डेवलप हुए हैं, देखिए ये क्या है, हैप्लॉइड है और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। अब जो पोलन ग्रेन है हम उसको देखेंगे, पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले इसकी वॉल है पोलन वॉल। पोलन की वॉल जो है उसमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पोलन एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन आउटर है और हार्ड है और प्रोटेक्टिव है, जबकि इंटाइन जो है इनर है, थिन है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है। इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों में क्या है कि ये किसकी बनी हुई है, जो आउटर है एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन नाम के सब्सटेंस की बनी हुई होती है। ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसका अगर खास चीज देखें तो ये है कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन यूनिवर्स स्पोरोपोलिनिन है। कितना भी हाई टेम्परेचर हो, कितना स्ट्रॉन्ग एल्कली और एसिड का ट्रीटमेंट आप दो, कोई भी एंजाइम दो, किसी का भी एक्शन नहीं होगा। यानी कोई एंजाइम का एक्शन नहीं है, एसिड और एल्कली का इसके ऊपर एक्शन नहीं है और ये बहुत हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर सकते हैं। अब इन्हीं के कारण इसमें इन करेक्टरिस्टिक के कारण, ये जो करेक्टरिस्टिक है स्पोरोपोलिनिन के और स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है पोलन ग्रेन की वॉल के अंदर, इस कारण पोलन के अंदर कुछ एडवांटेज है। किस एडवांटेज है? एक तो एडवांटेज है फॉसिलाइजेशन, यानी पोलन के फॉसिल जो है ना आसानी से बन सकते हैं, प्रिजर्व रह सकता है। क्यों? क्योंकि पोलन के बाहर जो आउटर कवरिंग है स्पोरोपोलिनिन वो काफ़ी हार्ड और प्रोटेक्टिव है, वो डिग्रेड नहीं होती है। दूसरा, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये हार्श जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उससे पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है टैक्सोनॉमी में, क्योंकि ये जो लेयर है आउटर लेयर, ये पोलन की वॉल के ऊपर एक पैटर्न बनाता है, एक डिजाइन बनाता है और हर एक स्पीसीज के जो पोलन है उसके ऊपर वो जो डिजाइन है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी वो अलग अलग होगा। तो इसको टैक्सोनॉमी में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वॉल है ये पूरे पोलन के चारों ओर कंटिन्यूस नहीं होती, एक्साइन कहीं कहीं पर इंटरप्टेड होती है, बीच बीच में खाली होती है जगह। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ये देखिए 1, 2 और 3, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर एक्साइन अब्सेंट है और थिन है, अब्सेंट है और थिन है। ये जो पोर्शन है जहां पर एक्साइन थिन है और अब्सेंट है उसको हम कहते हैं जर्म पोर। पोलन के अंदर जर्म पोर होते हैं, पोलन ट्यूब जर्म पोर के थ्रू ही निकलती है। ये जर्म पोर किसी पोलन ग्रेन में कितने हैं वो उसका स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे 3 अगर जर्म पोर हैं तो उस पोलन को हम कहेंगे ये ट्राइकॉल्पेट है और ये होता है इन केस ऑफ डाइकॉट। अगर एक जर्म पोर है तो उसको हम बोलेंगे ये मोनोकॉल्पेट है और ये किस में होता है, ये मोनोकॉट के अंदर होता है। एक जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो पोलन होंगे उनके अंदर एक अलग से एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है जिसको हम कहते हैं पोलन किट। ये पोलन किट येलोइश, विस्कस और स्टिकी सब्सटेंस है जो पोलन के जो ट्रांसफर है, पोलिनेशन है, उसमें हेल्प करता है। इंटाइन अभी देखा हमने, थिन है, इनर है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है, लेकिन ये देखिए किसकी बनी हुई है इंटाइन? पेक्टोसेलुलोज की। एक्साइन किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन की। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये कि एक्साइन किसकी बनी हुई है और इंटाइन किसकी बनी, तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है। अब आपने ये देखा पोलन, ये पोलन ग्रेन है, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन, अंदर इसकी जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये न्यूक्लियस है इसका, ये इसके पोर हैं जिसको हम क्या करें? जर्म पोर। अगर एक पोलन ग्रेन देखें तो साइज जो है वो लगभग 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर साइज होता है पोलन ग्रेन का। ये क्वेश्चन भी आया है एक बार कि पोलन ग्रेन का डायमीटर जो है वो कितना होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन।
आपने पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाना है और ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके बारे में लिखना है। अब जो पोलन ग्रेन है उसका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखिए, यानी पोलन ग्रेन जो है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है। एक तो पोलन ग्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पोलन एलर्जी, एलर्जिक कंडीशन, एलर्जी इन ह्यूमन बीइंग। एलर्जी मीन्स हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ इम्यून सिस्टम टू अदरवाइज हार्मलेस केमिकल। तो ये पोलन ग्रेन जो एलर्जी, कोई भी एलर्जी कहता है एलर्जी, एलर्जन कहलाता है वो, और क्योंकि ये एयरबॉर्न होते हैं इसीलिए इनको कहते हैं एरो एलर्जन। ये पोलन ग्रेन एलर्जी करते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज करते हैं इन ह्यूमन बीइंग। कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रिनाइटिस। ये एग्जाम्पल आपने जरूर याद रखने हैं, यही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रिनाइटिस जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। तो ये एलर्जी कंडीशन है ह्यूमन बीइंग के अंदर, या रेस्पिरेटरी डिजीज हैं जो पोलन के कारण होती हैं। अब जो पोलन है सभी के पोलन इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जिनके बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे ये हैं कैरेट ग्रास और इसी को पार्थेनियम। ये जो कैरेट ग्रास है सबसे ज्यादा जो पोलन एलर्जी होती है वो कैरेट ग्रास के कारण होती है, या फिर एमरेंथस के जो पोलन है वो भी एलर्जी करते हैं, या चीनोपोडियम। तो आपने एग्जाम्पल याद रखने, कैरेट ग्रास, एमरेंथस और चीनोपोडियम जिनके पोलन एलर्जी करते हैं, ये इस तरह के डिजीज करते हैं। अब नेक्स्ट है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड और ड्यूरेशन फॉर विच ए पोलन ग्रेन इज एबल टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन ए कंपैटिबल स्टिग्मा। यानी जब किसी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा के ऊपर, तो कितने टाइम तक वो उस पोलन के ऊपर जर्मिनेट कर सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है जर्मिनेशन का, वो टाइम ड्यूरेशन उसका क्या कहलाता है? पोलन वायबिलिटी। कुछ ऐसे हैं जिनकी वायबिलिटी बहुत थोड़ी होती है, कुछ जो होते हैं जिसकी ज़्यादा होती है, यानी इसका जो ड्यूरेशन है वो वेरिएबल होता है। पोलन की वायबिलिटी कितनी है अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे वेरिएबल है। कैसे है वेरिएबल? देखिए, पोलन वायबिलिटी 30 मिनट होती है। किस केस में? इस केस में राइस, व्हीट और सीरियल्स जितने भी हैं उनमें 30 मिनट है। और देखिए, पोलन वायबिलिटी कई महीने होती है। किसमें? लिग्यूम्स के अंदर, रोजेसी के अंदर, सोलनेसी फैमिली के अंदर, इनमें कई महीनों तक की पोलन की वायबिलिटी, यानी इनका पोलन कई महीने बाद भी अगर स्टिग्मा पर जाएगा तो जर्मिनेट कर जाएगा। इनका अगर कुछ घंटों बाद भी जाएगा तो भी जर्मिनेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो वायबिलिटी नहीं है उनकी। नेक्स्ट है पोलन प्रोडक्ट। जो पोलन ग्रेन है वो रिच होते हैं इन न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट रिच हैं, और इन न्यूट्रिएंट रिच इनरिचमेंट के कारण इनको फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में मिलते हैं? ये टैबलेट के रूप में भी आते हैं और सिरप के रूप में भी आते हैं। इनको यूज करते हैं आजकल टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड ऑफ रेस हॉर्स। जो रेस के हॉर्स होते हैं उनमें, और एथलीट जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए पोलन के प्रोडक्ट जो है टैबलेट और सिरप के रूप में लेते हैं। अब पोलन को अगर प्रिजर्व करना हो तो किस तरह से प्रिजर्व करते हैं? पोलन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रिजर्व करते हैं, जिसमें टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि किस में प्रिजर्व करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है उसका, और ये जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर है वो फर्स्ट सेल है ऑफ मेल गैमेटोफाइट। वो मैच्योर होगा, माइक्रोस्पोर मैच्योर होगा, पोलन ग्रेन बनेगा। ये पोलन ग्रेन क्या है? इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। देखिए, फर्स्ट सेल है माइक्रोस्पोर और इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन। इससे ये मैच्योर होके क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट। ये जो सारा काम है वो इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यानी जब पोलन बाहर नहीं आता तब
किस में होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और जब माइक्रोस्पोरेंजिया उसी के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी पोलन बाहर निकलने से पहले ही मेल गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह का जो डेवलपमेंट है विच टेक्स प्लेस इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, उसको कहते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। तो इनमें क्या होता है, प्रिकॉशियस टाइप का डेवलपमेंट है। पूरा अगर डेवलपमेंट का पूरा फेज अगर देखें, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक तो वो फेज जो पोलिनेशन से पहले का है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट कहेंगे, और उसके बाद जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर चला जाएगा पोलिनेशन के बाद, तो उसको कहेंगे पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। देखिए प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होगा, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में जो आपका पोलन ग्रेन था उसके अंदर एक वैक्यूल डेवलपमेंट होगा, वैक्यूल डेवलप होगा, यानी वैक्यूलाइजेशन होगा। जब वैक्यूल होगा, वैक्यूल बनना शुरू होगा, तो ये जो न्यूक्लियस होगा पहले जो सेंटर में था वो पेरिफ्री की तरफ, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो सेंट्रल वैक्यूल बन जाएगा और न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड्स पेरिफ्री। अब जब ये न्यूक्लियस पेरिफ्री में आ गया, उसके बाद इसके अंदर डिवीजन होगी इस न्यूक्लियस के अंदर, और दो न्यूक्लियाई बनेगी, एक लार्ज न्यूक्लियाई बनेगी और दूसरी स्मॉल। हर न्यूक्लियाई के चारों ओर फिर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सेल। यानी एक लार्ज सेल बन गया और एक स्मॉल सेल। जो लार्ज सेल है ये लार्ज सेल है, इस लार्ज सेल को जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियाई है इसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं या ट्यूब सेल कहते हैं। इसमें क्या है, वैक्यूल है, और वैक्यूल के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है, तो इसमें ये फूड मटेरियल स्टोरेज का काम करता है। दूसरा जो न्यूक्लियस था ये छोटा स्मॉल न्यूक्लियाई है, और स्मॉल न्यूक्लियाई से जो सेल बनेगा वो कहलाएगा जनरेटिव सेल। तो इसमें डिवाइड होके दो सेल बन गए, अब एक लार्ज सेल है और उसके अंदर एक छोटा सेल है। जो लार्ज सेल है वो वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, और उसके अंदर छोटा सेल जनरेटिव सेल। अब ये इस टू सेल्ड स्टेज पर, यानी अब इस पोलन के अंदर कितने, दो सेल है। ये मैचुरेशन है ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पोलन ग्रेन, मैचुरेशन। अब इसमें दो सेल बन गई है, मोस्टली अबाउट 60% केसेस में टू सेल्ड स्टेज पर पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकलता है ड्यूरिंग डिहाइसेंस ऑफ एंथर, और 40% केस के अंदर ऐसा होता है कि इसकी फिर डिवीजन हो जाती है, तो 3 सेल बन जाते हैं, तो वो कहलाती है 3 सेल्ड स्टेज। मोस्टली 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, लेकिन कुछ केसेस में यानी 40% केस में 3 सेल्ड स्टेज पर रिलीज होता है। तो ये सारा काम किस में हुआ है, पोलिनेशन से पहले माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब देखते हैं पोलिनेशन के बाद। पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन कहाँ आता है, स्टिग्मा के ऊपर आता है, और स्टिग्मा पर आकर वो न्यूट्रिएंट और शुगर कंटेंट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा और उसमें इंटरनल प्रेशर डेवलप हो जाएगा। उसके कारण जो वेजिटेटिव सेल है वो एनलार्ज होगा, और वेजिटेटिव सेल जो होगा वो कम आउट थ्रू जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक जर्म पोर जो है उसके अंदर से, जर्म पोर के अंदर से एक ट्यूब निकलेगी। वो ट्यूब है किसकी, एक्चुअली वेजिटेटिव सेल की ट्यूब है। वो वेजिटेटिव सेल की ट्यूब है। उस ट्यूब की बाउंड्री किसकी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटाइन होती है, एक्साइन नहीं होती। अब इसमें ये जो ट्यूब होगी उसके अंदर आप जानते हैं कि इसमें एक तो ट्यूब सेल वाला न्यूक्लियस होगा और दूसरा जर्म वाला। अब देखिए क्या है, ये था इस स्टेज पर, ये किसके ऊपर आया है, स्टिग्मा के ऊपर आया। अब यहाँ से जब स्टिग्मा के ऊपर आया, ये जनरेटिव जर्म सेल बन गया, वेजिटेटिव सेल बन गया। अब यहाँ पर देखें, ये वेजिटेटिव सेल है, ये बड़ा पूरा सेल, और इसका ये न्यूक्लियस है, ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का। ये दो जो सेल हैं ये कौन से हैं,
ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। अब ये देखिए कि ये जो था इसमें स्वेलिंग हुई और इसकी ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन है, ये जो सेल था वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, उसकी इंटाइन देखिए, ये इंटाइन ट्यूब के रूप में बाहर निकली है। ये जो ट्यूब है इसका नाम, क्योंकि पोलन की है तो ये पोलन ट्यूब कहलाती है। और पोलन ट्यूब में ये क्या है, इंटाइन है, एग्जाइन नहीं है, इंटाइन की बनी हुई है। अब पोलन ट्यूब में अरेंजमेंट कैसा है न्यूक्लियाई का, ये देखो, जो ट्यूब सेल जो था उसकी न्यूक्लियस आगे होगी, लेकिन सब टर्मिनल होती है, टिप पर नहीं, थोड़ा सा साइड में साथ में, तो सब टर्मिनल इसकी लोकेशन है ट्यूब न्यूक्लियाई की, यानी ट्यूब सेल जो था उसका न्यूक्लियस आगे होगा, पहले होगा। उसके बाद फॉलोड बाय 2 मेल गैमेटिक और जर्म न्यूक्लियाई, ये मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई है 2। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये 2 मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई और ट्यूब न्यूक्लियाई, ये मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिसको कहते हैं मेल जर्म यूनिट। अब यहाँ से यहाँ तक ये इसका क्या है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। ये पोलन जब स्टिग्मा के ऊपर आ गया, उसके बाद से यहाँ तक मेल गैमेटोफाइट तक, ये मेल गैमेटोफाइट है, उसके डेवलपमेंट तक ये कौन सा फेज हो गया, पोस्ट पोलिनेशन। इससे पहले वाला प्री पोलिनेशन फेज था। थैंक यू।